हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं कक्षा के छात्रों का 26 मार्च 2024 को सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान विषय का एग्ज़ाम है और इस विषय की तैयारी करवाने के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर सैम्पल पेपर दिखाऊंगा और उसका सॉल्यूशन, ताकि आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकें, क्योंकि इससे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की भी तैयारी होगी और साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, क्योंकि जो फॉर्मेट इस क्वेश्चन पेपर का है बिल्कुल सेम फॉर्मेट के साथ आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 10वीं कक्षा का है, मार्च 2024 के एग्ज़ाम के लिए है। सेट ए है, सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस विषय है। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो सेक्शन ए से यहाँ से एक एक नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा जम्मू कश्मीर की धारा 370 के तहत मिला विशेष राज्य का दर्जा कब समाप्त किया गया? यानी कि भारतीय संसद ने जम्मू कश्मीर को जो धारा 370 के तहत जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था उसको कब समाप्त कर दिया? तो ये आएगा आंसर इसका 31 अक्टूबर 2019 को। साम्राज्यवाद का एशिया पर सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा? यानी कि साम्राज्यवाद का एशिया के ऊपर जो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा वो क्या क्या था? तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी, यानी कि राष्ट्रीय जागृति का उत्थान हुआ, नए उद्योगों की स्थापना हुई और यातायात के साधनों का विकास हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये किताब किसने लिखी थी? रमेश चंद्र दत्त ने। मोहनजोदड़ो किस प्रांत में स्थित था? यानी कि हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो ये जो है जगह, ये कहाँ मिली थी? तो ये मिली थी सिंध के अंदर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न का संबंध किस दर्शन से यानी कि किस धर्म से है? तो जैन धर्म से, यानी कि जैन दर्शन से। अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा के लेखक कौन थे? यानी कि इस किताब को किसने लिखा था? अबुल फजल ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये है असम के अंदर। प्रति व्यक्ति आय को कहा जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहा जाता है। मानव विकास रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है विकास रिपोर्ट जारी करता है। 7 आकर संघ बनाने का उदाहरण है? तो उपरोक्त सभी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद है, वर्ष 2019 में भारत में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली? तो ये थे 7। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि इसके बाद मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले क्वेश्चन और मैप की तैयारी करवाऊंगा। और इससे पहले 1-1 नंबर वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और 2 नंबर वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी वीडियो मैं पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम में कौन सी 2 भाषाओं की प्रधानता है? तो डच और फ्रेंच की है। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके एक वस्तु का उत्पादन, तो ये है प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो किसी देश का विकास जो है प्रति व्यक्ति आय के ऊपर भी, औसत साक्षरता दर यानी कि कितने एजुकेटेड लोग हैं वहाँ के, और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति यानी कि कितनी स्वस्थ है लोग, इन सभी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो आंसर बन जाएगा उपरोक्त सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस मृदा को रेगर मृदा भी कहते हैं? तो काली मृदा को रेगर मृदा भी कहते हैं और लावा मृदा भी कहते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो चना जो है वो रबी की फसल है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपने परमाणु परीक्षण किए तो राजस्थान में किए थे और पोखरण में, अगर ऑप्शन में पोखरण हो तो पोखरण आएगा, क्योंकि ये राजस्थान में ही है। यहाँ पर स्टेट का नाम है इसलिए राजस्थान आंसर आएगा, और अगर सिटी के नाम आ जाए तो पोखरण आएगा आंसर में। उसके बाद है, 2001 में भारत में हिंदुओं की आबादी थी? तो 2001 में हिंदुओं की आबादी 80.5% थी टोटल आबादी की। हिमालय यव से कौन सा रसायन कैंसर उपचार के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये है टक्सोल। सरकार के अंग हैं? तो उपरोक्त सभी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। उसके बाद सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन की मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो यहाँ पर आंसर देखें, सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थी। पहला है, सभ्यता के नगरों में पूर्व और पश्चिम दिशा में
दो टीले टीले मिले हैं। यानी कि इस सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर सरस्वती सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता के पूर्व दिशा में और पश्चिम दिशा में दो टीले मिले हैं। पूर्व टीले पर आवास क्षेत्र यानी कि पूर्व दिशा में जो टीला था उसमें आवास क्षेत्र थे, यानी कि जो राजा के सैनिक थे, कर्मचारी थे और जो व्यापारी होते थे वो आवास क्षेत्र में रहते थे यानी कि पूर्वी टीले पर। और पश्चिमी टीले पर दुर्ग थे यानी कि किले के अंदर राजा रहता था और राजा के दरबारी रहते थे। तो पश्चिमी टीले पर जो है राजा रहता था दुर्ग में यानी कि किलों में। यह नगर मजबूत रक्षा प्राचीर से युक्त थे। रक्षा प्राचीर है नगरों की रक्षा करने के लिए नगरों के चारों तरफ जो है ऊंची ऊंची दीवारें बना दी जाती थी, तो उसको रक्षा प्राचीर कहते हैं। तो इस यानी कि नगरों के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थी और जिनमें बुर्ज थे। बुर्ज का मतलब है मीनार, यानी कि नज़र रखने के लिए वहाँ पर दीवार पर मीनार भी बनी हुई थी। उसके बाद है इस सभ्यता में मुख्य सड़कें नगर को 5-6 खंडों में विभाजित करती थी। यानी कि इस सभ्यता की जो मुख्य सड़कें थी, मेन सड़कें, वो शहर को 5-6 भागों में विभाजित करती थी, यानी कि बांटती थी, शहर को बांट देती थी 5-6 हिस्सों में। मोहनजोदड़ो में मुख्य सड़कें 9.15 मीटर और जो मुख्य सड़कें थी उनकी चौड़ाई बताई है 9.15 मीटर होती थी और जो गलियां होती थी वो 3 मीटर चौड़ी होती थी और सड़कें जो थी वो कच्ची थी। साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। कूड़े कचरे के लिए सड़कों के किनारे कूड़ेदान रखे जाते थे। घरों की नालियाँ सड़क के किनारे बड़े नालों में गिरती थी, यानी कि घरों से पानी निकासी के लिए, पानी निकालने के लिए नालियाँ बनी थी और ये नालियाँ जो हैं बड़े नालों से कनेक्टेड थी। उसके अंदर पानी गिरता था और फिर नालों से पानी जो है शहर से बाहर निकाल दिया जाता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए। यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो मृदा अपरदन होता है उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। तो ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं, यानी कि सोपान मतलब सीढ़ियाँ, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर सीढ़ी नुमा खेती होती है, इससे जो है मृदा अपरदन कम होता है। समोच्च रेखीय जुताई से भी मृदा अपरदन को रोकने में मदद मिलती है। समोच्च रेखीय जुताई का मतलब होता है कि पहाड़ पर जो खेत हैं उन खेतों के में जो है ढाल के विपरीत अगर पैरेलल लाइन जोत दिया जाए उसको, तो पानी का जो फ्लो है वो स्लो हो जाएगा और जिससे पानी जो मृदा अपरदन है वो नहीं होगी, क्योंकि वर्षा का जो पानी है जो ऊपरी मृदा है उसको बहा कर ले जाता है। उसके बाद है ढालों पर वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, यानी कि पहाड़ों के ऊपर पेड़ लगाने चाहिए, इससे भी मृदा अपरदन रुकता है। उसके बाद है धात्विक और अधात्विक खनिजों में अंतर स्पष्ट करें। आंसर देखें। धात्विक खनिज जिन खनिजों से धातुएं प्राप्त होती हैं वे धात्विक खनिज होते हैं, यानी कि ऐसे खनिज जिससे धातुएं मिलती हैं, नाम से ही पता लग जाता है धात्विक खनिज जिसमें धातुएं हैं तो वो खनिज धात्विक होते हैं। उन्हें पुनः उपयोग में लाया जा सकता और धातु जो है उसको गलाकर वापस फिर से जो है नए उत्पाद बनाए जा सकते हैं, यानी कि उनका पुनः उपयोग किया जा सकता है, दोबारा प्रयोग किया जा सकता है। इनको किसी भी रूप में जैसे तार चादर आदि में ढाला जा सकता है, यानी कि धातुओं से जो है तार बनाई जा सकती है और इनको पीट कर जो है चादरें बनाई जाती हैं धातुओं को। तांबा लोहा मैग्नीज सोना आदि धात्विक खनिज है, यानी कि तांबा लोहा मैग्नीज और सोना है ये धात्विक खनिज है। उसके बाद अधात्विक नाम से ही पता लग जाता है जिसमें धातुएं ना हो। इन खनिजों में धातुएं नहीं होती। इनका उपयोग केवल एक बार हो सकता है, यानी कि इनका उपयोग एक ही बार कर सकते हैं। इनको पिघलाया या अलग अलग रूपों में ढाला नहीं जा सकता, यानी कि अधातुओं को पिघला नहीं सकते और ना ही इनको अलग अलग आकार यानी कि अलग अलग रूपों में ढाला जा सकता है। अब्रक, ग्रेफाइट, संगमरमर, जिप्सम इस प्रकार के खनिज हैं, यानी कि अधात्विक खनिज हैं ये सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जैन परंपरा में दिगंबर व श्वेतांबर क्या हैं। तो आंसर देखें। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन परंपरा में 2 भागों में बट गया, यानी कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जो जैन परंपरा थी वो 2 भागों में बट गया। एक बन गए दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर। जो दिगंबर थे वो 10 दिशाओं को वस्त्र मानते थे, यानी कि वो
जो दिगंबर है वो 10 दिशाओं को वस्त्र मानते हैं और वस्त्रहीन रहते हैं, यानी कि कपड़े नहीं पहनते, जबकि श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और जो श्वेतांबर है वो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। उसके बाद है भौम जल या भूमिगत जल किसे कहते हैं। आंसर देखें, धरातल पर बहने वाले जल का वह भाग जो रिस रिस कर भूमि के अंदर चला जाता है वह भौम जल या भूमिगत जल कहलाता है। यानी कि बारिश आने के बाद जो पानी रिस कर ज़मीन के अंदर चला जाता है और ज़मीन के अंदर इकट्ठा हो जाता है तो उस जल को जो है भौम जल या भूमिगत जल कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का क्या उद्देश्य है। तो आंसर देखें, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी ज़रूरतमंद लोगों को वर्ष में 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करना। यानी कि इस योजना के तहत जो ग्रामीण इलाके यानी कि गांव के लोगों को 100 दिन का रोजगार मिलेगा तथा श्रमिकों का पलायन रोकना, यानी कि जो श्रमिक हैं मजदूर हैं वो गांव छोड़कर दूसरी जगह ना जाएं, पलायन को रोकने के लिए जो है जो रोकना जो है इस योजना का उद्देश्य है। यानी कि 2 उद्देश्य हैं, एक तो काम देना 100 दिन का और जो मज़दूर है वो अपनी जगह को यानी कि अपने गांव को छोड़कर दूसरी जगह ना जाए, यानी कि पलायन को रोकना। उसके बाद अगले क्वेश्चन के अंदर जो है पैसेज आएगा, ये पैसेज है, इस पैसेज को पढ़ना है, समझना है और इसके नीचे क्वेश्चन मिलेंगे और उसके आंसर देने हैं। तो ये है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखें, कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है। तो इसका आंसर बनेगा पैसेज के अनुसार तृतीयक क्षेत्र। जीवन बीमा किस क्षेत्र की गतिविधि है। तो ये भी जो है तृतीयक क्षेत्र, यानी कि जिसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका हिस्सा है। जीडीपी क्या है, आंसर देखें, किसी विशेष वर्ष के दौरान किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, यानी कि जीडीपी कहलाता है। उसके बाद 2 पैसेज आएंगे, तो ये दूसरा पैसेज है, इसको भी उसी तरह से पढ़ना है, समझना है और फिर इसके नीचे क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन है, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद से संबंधित समुदाय की पहचान कीजिए जिन्होंने अपने बहुसंख्या बल के आधार पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया। तो आंसर आएगा सिंहली समुदाय, क्योंकि श्रीलंका के अंदर जो सिंहली समुदाय हैं वो अधिक मात्रा में है, बहुसंख्यक है। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद द्वारा सत्ता हासिल करने के पश्चात अल्पसंख्यक समुदायों का किस प्रकार दमन किया। तो आंसर आएगा उपरोक्त सभी, यानी कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सीमित कर दिया, यानी कि जो उन अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकार सीमित कर दिए गए। सरकारी नौकरियों में उन्हें कम अवसर प्रदान किए गए, यानी कि सरकारी नौकरियों के अंदर अल्पसंख्यकों को कम अवसर मिलते थे। अल्पसंख्यकों के राजनीतिक उद्देश्यों को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। तो ये सारे ऑप्शन थे, तो आंसर है ऑप्शन डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में बौद्ध मत को बढ़ावा देने की नीति कब बनाई गई। तो ये बनाई गई 1956 में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1956 के कानून द्वारा श्रीलंका के कौन से समुदाय में नाराजगी बढ़ी। तो तमिलों के अंदर। उसके बाद है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, सेक्शन डी है, गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह के किन्हीं 3 फ़ायदा यानी कि फ़ायदों का वर्णन करें। यानी कि गरीब लोगों के लिए स्वयं सहायता समूह जो हैं इसके 3 फ़ायदे बताने हैं। पहला है, स्वयं सहायता समूह से ग्रामीण क्षेत्र की गरीब महिलाओं को बचत करने में मदद मिलती है, यानी कि इससे जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं हैं उनको बचत करने में मदद होती है। दूसरा है, स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणाधार की कमी की समस्या से उबारने में मदद करते हैं, यानी कि जो कर्ज जो है मिलने की जो संभावना कम है उस समस्या से छुटकारा दिलाने में ये सहायता करते हैं, यानी कि लोगों को कर्ज प्रदान करते हैं। उसके बाद अगला है, सदस्यों के अनुसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए एक उचित ब्याज दर पर ऋण मिलता है, यानी कि जो ब्याज दर है वो सुनिश्चित है, निश्चित है, यानी कि कम ज़्यादा नहीं होती, एक निश्चित ब्याज दर पर जो है ऋण दिया जाता है, उचित ब्याज दर पर मिलता है। और उसके बाद है,
इससे महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनती हैं, यानी कि जो महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर बनती हैं इससे। उसके बाद है जैन दर्शन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। आंसर देखें। इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त करना ही एकमात्र उद्देश्य है। यानी कि जैन धर्म जो है इसके जो प्रमुख शिक्षाएं हैं वो बतानी है। तो इसके अंदर ये बताया गया है कि इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद है अहिंसा का पालन करना चाहिए, यानी कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। प्रत्येक स्थिति में सत्य बोलना चाहिए, यानी कि हर हाल में सच बोलना चाहिए। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करें, यानी कि जितनी ज़रूरत हो उतनी ही चीज़ें लें। ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को अपने पास संग्रहित यानी कि इकट्ठा ना करें। चोरी न करना, अर्थात बिना अनुमति किसी दूसरे व्यक्ति की कोई वस्तु न लेना, यानी कि चोरी नहीं करनी चाहिए। बिना पूछे किसी भी दूसरे व्यक्ति की कोई भी वस्तु नहीं लेनी चाहिए। मोह वासना से दूर रहकर ज्ञान व शक्ति प्राप्त करना, यानी कि मोह और वासना से दूर रहिए और ज्ञान की प्राप्ति कीजिए, ज्ञान व शक्ति की प्राप्ति कीजिए। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं, इसके कोई 3 लाभ लिखें। आंसर देखें। बहुउद्देशीय नदी परियोजना की हानियाँ। क्वेश्चन गलत था, सही क्वेश्चन ये है बहुउद्देशीय परियोजनाओं के क्या नुकसान हैं। आंसर देखें। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं की हानियाँ। पहला है नदियों का प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि नदियों के ऊपर बांध बनाने से नदियों का जो प्राकृतिक बहाव है वो अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि उसमें रुकावट आती है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है, यानी कि जो नदी के तल पर दो तलछट होते हैं उनका जो बहाव है वो कम हो जाता है। बांध से होने वाले लाभ को लेकर राज्यों के बीच विवाद भी बढ़ते हैं, यानी कि बांध से जो फ़ायदे होते हैं इन फ़ायदों को लेकर 2 राज्य जो है आपस में लड़ते भी रहते हैं। तो ये जो है विवाद का कारण भी बन जाता है। उसके बाद है बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं, यानी कि बांध जो है नदियों को टुकड़ों में बांट देता है, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि इसकी वजह से जो मछलियां हैं जो अंडे देने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं तो उनका जो मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाता है। ये परियोजनाएं कुछ सामाजिक आंदोलनों जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन के कारण भी बन गई हैं, यानी कि इन परियोजनाओं की वजह से जो है आंदोलन भी हुए हैं, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था इसी वजह से। इसका मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों के वृहद विस्तार पर विस्थापन का कारण है, यानी कि इसके वजह से जो है समुदाय का यानी कि लोगों का जो है विस्थापन भी हुआ है, यानी कि लोगों को अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगह भी जाना पड़ता है, क्योंकि बांध जो है एक बड़ी इलाके में यानी कि बड़ी जगह पर बनता है, तो जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता है। संसाधन नियोजन किसे कहते हैं, इसके 3 स्तर कौन से हैं। आंसर देखें। हमारे देश में संसाधन सीमित हैं, इनका वितरण भी असमान है, इसलिए अपने संसाधनों को नियोजित करना बहुत आवश्यक है, यानी कि प्लानिंग करना संसाधनों के प्रयोग के लिए ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि संसाधन जो है प्रकृति के अंदर सीमित मात्रा में है और ये एक दिन समाप्त हो जाएंगे, तो इनका प्रयोग जो है बुद्धिमानी से करना होता है, तो इसे ही संसाधन नियोजन कहते हैं। पहला है पहले स्तर में संसाधन का सर्वेक्षण करना, यानी कि संसाधन कहाँ कहाँ पर है ये पता लगाना, सर्वे करना, एक तरह से सर्वेक्षण मतलब सर्वे करना। फिर मानचित्र बनाना, यानी कि मानचित्र पर ये दर्शाना कि कहाँ पर जो है संसाधन है। उसके बाद संसाधन के महत्व और गुणों को मापना, यानी कि जो संसाधन है वो कितनी अच्छी क्वालिटी का है और उसके क्या गुण हैं ये चीज़ें आंकना। तो पहले लेवल में ये सारी चीज़ें की जाती है। दूसरे लेवल के अंदर दूसरे स्तर पर संसाधन का मूल्यांकन करना मतलब कितने मूल्य का जो है संसाधन है वहाँ पर ये पता करना। फिर उसके आर्थिक महत्व के आधार पर प्रौद्योगिकी करना, यानी कि उसका आर्थिक महत्व जो है उसके आधार पर जो है प्रौद्योगिकी करना, यानी कि उद्योग धंधे स्थापित करना।
तीसरा है तीसरे स्तर पर उसके उपयोग तथा पुनः उपयोग पर बल दिया जाता है, यानी कि तीसरे स्तर पर उसका उपयोग कैसे करना है और उसका फिर से दोबारा उपयोग किस तरह से करना है, इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में भारत के किसानों की दशा कैसी थी। आंसर देखें। मध्यकाल में भारत के किसानों का एक बड़ा वर्ग था, यानी कि मध्यकाल के दौरान भारत में किसानों का जो वर्ग था वो बहुत बड़ा वर्ग था, जो समाज का भरण पोषण करते थे, यानी कि समाज का भरण पोषण का काम इन्हीं का था। उसके बाद दूसरा है, किसानों की स्थिति जो थी वो दयनीय थी। किसानों को 3 श्रेणियां थी, यानी कि किसान जो थे उनको 3 श्रेणियों में बांटा गया था। अपनी भूमि पर स्वयं काश्त या खेती करने वाले को खुद काश्त या दूसरे गांव में खेती करने वाले को पाही काश्त कहा जाता था, यानी कि अपनी भूमि पर स्वयं जो काम करते थे, यानी कि स्वयं जो खेती करते थे उनको जो है खुद काश्त कहा जाता था, और जो दूसरे गांव में खेती करने वाले जो होते थे उनको पाही काश्त कहा जाता था। बड़े जमींदार की भूमि पर खेती करके उपज का हिस्सा प्राप्त करने वाले, यानी कि जो बड़ा जमींदार है उसकी भूमि के ऊपर खेती करके जो अनाज में से हिस्सा प्राप्त करते थे, ऐसे किसानों को जो है मंजोरिया कहा जाता था। उसके बाद है, किसानों की दशा शोचनीय थी, यानी कि खराब दशा थी उनकी। किसानों द्वारा राज्य को दिए गए भूमि कर से ही अधिकारियों को वेतन दिए जाते थे, यानी कि जो किसान टैक्स देते थे उसी टैक्स से ही जो है अधिकारियों को वेतन दिया जाता था, यानी कि तनख्वाह दी जाती थी, जिसका किसान विरोध नहीं कर सकते थे और किसान इस चीज़ का विरोध भी नहीं कर सकते थे। उसके बाद है ऐसे टाइप क्वेश्चन, स्वतंत्रता आंदोलन में स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन क्यों महत्वपूर्ण थे, यानी कि जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, यानी कि जब अंग्रेजों का भारत के ऊपर अधिकार था तो उस समय पर जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए, तो उस आंदोलन के अंदर स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन क्यों महत्वपूर्ण थे। स्वदेशी का मतलब है कि जो देश में निर्मित चीज़ें हैं उनका प्रयोग करना, और बहिष्कार का मतलब होता है जो विदेशी वस्तु थी उनको उपयोग करने से इनकार कर देना, उनका बहिष्कार कर देना जो है। ये चीज़ें महत्वपूर्ण क्यों थी आंदोलन के अंदर। आंसर देखें। बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी व बहिष्कार, नमक नहीं आएगा, नामक, दोनों अस्त्रों का विशाल स्तर पर प्रयोग किया, यानी कि बाल गंगाधर ने स्वदेशी और बहिष्कार नामक ये दोनों जो अस्त्र हैं, यानी कि अस्त्र के तौर पर, हथियार के तौर पर इनका प्रयोग किया गया, और इसका जो है प्रयोग बाल गंगाधर तिलक ने बड़े विशाल स्तर पर किया, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रयोग किया इस चीज़ का। लॉर्ड कर्जन ने भारतीयों में फूट डालने के लिए बंगाल का विभाजन कर दिया, यानी कि लॉर्ड कर्जन ने जो है भारतीय लोगों के अंदर फूट डालने के लिए बंगाल का विभाजन कर दिया। इसके विरोध में उदारपंथियों व धार्मिक राष्ट्रवादियों ने जोरदार प्रदर्शन किया, यानी कि इसका विरोध करते हुए, क्योंकि बंगाल का विभाजन हो गया था, इस चीज़ का विरोध करते हुए जो उदारपंथी थे और धार्मिक राष्ट्रवादी जो थे, इन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया, यानी कि आंदोलन किए, तथा स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का प्रारंभ किया। और इसी में ही आंदोलन के अंदर ही स्वदेशी अपनाने के लिए और अंग्रेज़ों की चीज़ों का बहिष्कार करने के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया। उसके बाद है, स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल देने से लोगों में राष्ट्रीयता की भावना पैदा हुई, यानी कि स्वदेशी वस्तु यानी कि देश में बनी हुई चीज़ों का प्रयोग करने, इस बात के ऊपर बल देने से जो है लोगों के अंदर देश भावना जो थी वो उत्पन्न हुई, यानी कि लोगों के अंदर राष्ट्रीयता का मतलब है देश भावना जो है वो उत्पन्न हुई लोगों के अंदर। पूरे देश में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ, यानी कि पूरे देश के अंदर विदेशी वस्तुओं का लोगों ने बहिष्कार किया, यानी कि प्रयोग करना बंद कर दिया। देश की जनता में विदेशी वस्तुओं के प्रति जन आक्रोश पैदा हुआ। गर्मपंथी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को केवल विदेशी कपड़ों तक सीमित नहीं रखना चाहते थे, यानी कि जो गर्मपंथी थी, एक नरमपंथी थी ये और एक गर्मपंथी, ये जो गर्मपंथी थी वो चाहते थे कि ये जो स्वदेशी है और बहिष्कार आंदोलन है इसको सिर्फ कपड़ों तक ही सीमित ना रखा जाए, यानी कि इसको और भी आगे बढ़ाया जाए। और वो चाहते थे कि जो भारतीय थे वो सरकारी विद्यालयों से अपना नाम कटवा लें, अदालतों में जो है नौकरियां छोड़ दें या फिर अदालतों में ना जाएं, सरकारी नौकरियां छोड़ दें, उपाधियां दी जाती थी अंग्रेज़ों के द्वारा उनको लेना भी मना कर दें, यानी कि उनको लेना भी छोड़ दें। तो इन चीज़ों को भी जो है
गर्मपंथी शामिल करना चाहते थे आंदोलन के अंदर। उसके बाद है अंततः ब्रिटिश सरकार झुकी तथा विभाजन को रद्द कर दिया, और इन सब आंदोलनों की वजह से जो है ब्रिटिश सरकार झुक गई और उनको जो विभाजन था रद्द करना पड़ा, यानी कि कैंसिल करना पड़ा। उसके बाद है आपातकाल 1975 ईस्वी से 1977 ईस्वी के क्या प्रभाव पड़े। आंसर देखें, आपातकाल के आंसर देखें। 25 जून 1975 ईस्वी को आपातकाल यानी कि इमरजेंसी, आपातकाल को इमरजेंसी कहते हैं, लगने के तुरंत बाद प्रेस पर प्रतिबंध, यानी कि जो प्रेस थी यानी कि समाचार पत्र, उनके ऊपर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके बाद अगला पॉइंट है सरकार के विरुद्ध आंदोलन में सम्मिलित जयप्रकाश नारायण व अन्य विपक्षी नेताओं जैसे मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कि जो लोग सरकार के विरुद्ध, उस समय की जो सरकार थी इंदिरा गांधी की, उसके विरुद्ध जो है आंदोलन कर रहे थे जो लोग, जिसमें जयप्रकाश नारायण थे, मोरारजी देसाई थी और अटल बिहारी थे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी प्रतिबंध लगाकर उनके प्रमुख कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, ये एक संघ है, इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया और इसके जो मुख्य कार्यकर्ता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आपातकाल के दौरान अनेक संवैधानिक संशोधनों द्वारा संसद को निष्प्रभावी बना दिया गया। यानी कि आपातकाल के दौरान जो है बहुत सारे संवैधानिक संशोधन किए गए, यानी कि संविधान के अंदर बदलाव किए गए और संसद को निष्प्रभाव कर दिया गया, यानी कि संसद का प्रभाव जो है वो ख़त्म कर दिया गया। जिन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें थी उनमें से अधिकतर को बर्खास्त कर दिया गया। यानी कि विपक्षी दलों की जो सरकारें थी दूसरे राज्यों के अंदर, उनकी जो सरकार थी उनको बर्खास्त कर दिया गया, यानी कि हटा दिया गया। उसके बाद अगला है परिवार नियोजन, यानी कि नसबंदी के कार्यक्रम को सख्ती से लागू किया गया। उसके बाद है आपातकालीन जातियों का जनतांत्रिक विरोध जारी रखा। यानी कि जो आपातकाल के दौरान, यानी कि इमरजेंसी के दौरान लोगों के साथ जो जातियां की गई, यानी कि बुरा व्यवहार किया गया, लोगों ने इसका तीव्र विरोध किया, जिसके फलस्वरूप तत्कालीन सरकार को, यानी कि इसकी वजह से ही सरकार को, उस समय की सरकार को 21 मार्च 1977 को आपातकाल यानी कि इमरजेंसी समाप्त करनी पड़ी। भारत में आम चुनाव 1977 ईस्वी में हुए, जिसमें गैर कांग्रेसी दलों की पहली गठबंधन सरकार बनी और 1977 में जो है पहली बार गैर कांग्रेसी गठबंधन दलों की सरकार बनी थी। उसके बाद है भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख लक्षणों का उल्लेख करें। आंसर देखें। यहाँ सरकारें 2 या अधिक सत्रों पर काम करती है, यानी कि जो संघीय व्यवस्था है इसके अंदर 2 या 2 से अधिक सत्र की जो है सरकारें होती हैं, जैसा कि भारत में है। यानी कि केंद्र सरकार भी है भारत के अंदर और राज्य सरकार भी है। अलग अलग सत्र की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, लेकिन जो शासन है वो एक ही जनता के ऊपर, यानी कि केंद्र सरकार भी जो है भारत के लोगों के ऊपर शासन करती है और जो राज्य सरकार है वो भी राज्य के लोगों के ऊपर शासन करती है, यानी कि लोग वही हैं। विभिन्न सत्रों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। यानी कि जो सत्र हैं कि सरकारों के जो अधिकार हैं, उनके जो अधिकार हैं उनका संविधान के अंदर स्पष्ट रूप से उनके बारे में जानकारी दी गई है। अतः संविधान सरकार के हर क्षेत्र के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है और इसी वजह से संविधान जो है सरकार के हर क्षेत्र के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। यानी कि संविधान की वजह से जो है उनको सुरक्षा प्राप्त है। उसके बाद है संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक सत्र की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। यानी कि जो मौलिक अधिकार है कोई एक सत्र की सरकार, यानी कि जैसे राज्य सरकार जो है कि अकेले जो है इनको बदल नहीं सकती और ना ही केंद्र सरकार अकेले इनको बदल सकती हैं, सभी की सहमति से ही बदलाव होंगे। वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न सत्र की जो सरकारें हैं, सत्र का मतलब होता है लेवल की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित है। यानी कि जो राज्य सरकार है, जो केंद्र सरकारें हैं, उनका जो आमदनी है उसके राजस्व के जो स्रोत हैं वो अलग अलग निर्धारित हैं कि राज्य कहाँ से जो है टैक्स एक कलेक्शन करेगा और केंद्र सरकार कहाँ से करेगी। इन सब के बारे में
लिखा हुआ है, अलग अलग अधिकार है। संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं, यानी कि इसके दोहरे उद्देश्य हैं देश की सुरक्षा करना, यानी कि इसमें जो है देश की सुरक्षा करना भी शामिल है और उसको बढ़ावा देना भी, तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान देना। और जो क्षेत्रीय विविधताएं हैं, क्योंकि भारत जो है एक बहुत बड़ी विविधताओं वाला देश है, तो उसको भी जो है सम्मान दिया जाता है संघीय व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन देखिए 24 वाला। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं का वर्णन कीजिए, यानी कि लोकतंत्र के अंदर जो राजनीतिक दल है उनकी जो भूमिकाएं हैं उसके बारे में बताना, यानी कि क्या काम है राजनीतिक दलों के उसके बारे में बताना है। राजनीतिक दल जो है चुनाव लड़ते हैं। अलग दल जो है अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं, यानी कि जो राजनीतिक दल है वो अपनी नीतियाँ और जो उनके कार्यक्रम है, यानी कि वो क्या काम करेंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं मतदाताओं को बताते हैं। दल ही देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। जो दल है वही देश के अंदर जो कानून निर्माण है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बनाने में, यानी कि नया कानून बनाने में। राजनीतिक दल जनमत का निर्माण करते हैं। जो राजनीतिक दल है वो जनमत का निर्माण करते हैं, क्योंकि नेता जो हैं लोगों द्वारा चुने जाते हैं। चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी दल की भूमिका निभाते हैं, यानी कि जो दल हार जाता है तो वो जो है विपक्षी दल की भूमिका निभाता है। ये विरोधी विपक्षी दल सरकार के खिलाफ आम जनता को गोलबंद करते हैं, यानी कि ये जो विरोधी जो दल होते हैं सरकार के, वो आम जनता को सरकार के विरुद्ध जो है गोलबंद करते हैं, यानी कि इकट्ठा करते हैं। दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाई जाने वाली कल्याणकारी कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाता है, यानी कि जो दल है इसका कार्य है जो सरकारी मशीनरी, यानी कि जो सरकारी कामकाज हैं और सरकार द्वारा चलाई जाने वाली जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको जो है लोगों तक पहुंचाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ताओं के 6 अधिकार कौन से हैं, संक्षिप्त में लिखिए। तो आंसर देखें। पहला है सुरक्षा का अधिकार। यह उपभोक्ता का अधिकार है कि वह उन वस्तुओं से अपनी सुरक्षा करे जो उसके स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के लिए खतरा हो, यानी कि सुरक्षा के अधिकार के अंदर ये बताया गया है कि एक ग्राहक को ये अधिकार है कि जो वस्तुएं वो खरीदेगा वो सुरक्षित हो और उसके स्वास्थ्य पर कोई खतरा ना हो। सुनवाई का अधिकार। उपभोक्ता को अपनी समस्याओं की सुनवाई का पूरा अधिकार है, यानी कि उपभोक्ता को कोई समस्या है तो उसकी सुनवाई की जाती है। उसके बाद है चुनने का अधिकार। उपभोक्ता का अधिकार है कि वस्तुओं को देख परख कर सही चुनाव करे, यानी कि जो ग्राहक है वस्तुओं को देख परख कर चुनाव करने का उसको अधिकार है। उसके बाद है सूचना का अधिकार। उपभोक्ता को यह अधिकार भी दिया गया है कि वह खरीदी गई वस्तु के बारे में पूर्णतः जानकारी प्राप्त कर सके, यानी कि ग्राहक ने जो चीज़ ली है उसके बारे में उसको पूरी जानकारी मिले, ये जो है इसकी भी व्यवस्था की गई है। उपभोक्ताओं को वस्तु की गुणवत्ता, यानी कि जो चीज़ उसने खरीदी है वो कितनी अच्छी है, उसकी शुद्धता, मात्रा कितनी है, उसकी मूल्य कितना है और किस लेवल की है, इसके बारे में जानकारी जो है प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। उसके बाद है शिकायत करने का अधिकार। शोषण किए जाने की स्थिति में उपभोक्ता को शिकायत करने का भी अधिकार है। अगर उपभोक्ता का शोषण हो रहा है तो वो जो है इसके विरुद्ध शिकायत करने का अधिकार है उसके पास। उपभोक्ता को शिक्षा का अधिकार। इसके अनुसार उपभोक्ता को अपने हितों की रक्षा के लिए शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, यानी कि जो वैश्वीकरण है इसका प्रभाव एक जैसा नहीं है। इस कथन को अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए अथवा वैश्वीकरण के विपक्ष में 6 तर्क दीजिए। आंसर देखें। वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, यानी कि एक जैसा नहीं है। यह बात निम्नलिखित बातों से स्पष्ट है, यानी कि इन नीचे दिए गए बातों से ये चीज़ पता लगती है। वैश्वीकरण से धनी वर्ग के उपभोक्ताओं और कुशल, शिक्षित एवं धनी उत्पादकों को अधिक लाभ हुआ, यानी कि वैश्वीकरण की वजह से जो धनी लोग हैं, जो कुशल हैं, शिक्षित हैं, उन लोगों को ज़्यादा फायदा हुआ है वैश्वीकरण की वजह से। बढ़ती प्रतिस्पर्धा से, यानी कि कंपटीशन के बढ़ने से छोटे उत्पादक जो हैं
और जो श्रमिक हैं वो प्रभावित हुए हैं इससे। उनके लघु इकाइयाँ यानी कि इनके जो लघु उद्योग थे वो बंद हो गए। उसके बाद है केवल शिक्षित, कुशल एवं संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से उत्पन्न नए अवसरों को पूरा उपयोग किया। यानी कि जो लोग शिक्षित हैं, कुशल हैं यानी कि माहिर हैं, और जो अमीर लोग हैं, उन्होंने ही वैश्वीकरण के द्वारा जो नए अवसर प्राप्त हुए हैं उनका भरपूर फ़ायदा उठाया। वैश्वीकरण के कारण मिले लाभ में श्रमिकों को न्याय संगत हिस्सा नहीं मिला। श्रम कानूनों में लचीलापन के कारण श्रमिकों का शोषण हुआ। बहुराष्ट्रीय कंपनियां केवल उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं में निवेश करती हैं। इनके खरीदार केवल संपन्न लोग हैं यानी कि अमीर लोग हैं। गरीबों के लिए उपभोक्ता वस्तुएं महंगी हुई हैं, यानी कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए तो वस्तुएं महंगी हुई हैं। वैश्वीकरण के कारण बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने श्रमिकों के सामने अनेक चुनौतियां पेश की हैं। अब श्रमिकों का रोजगार सुनिश्चित नहीं रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली काली मृदा का वर्णन कीजिए। आंसर देखें। काली मृदा, इन्हें रेगड़ मृदा भी कहते हैं, इसको रेगड़ मृदा और लावा मृदा भी कहते हैं। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन के पठारी क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में फैली हैं। यानी कि ये जो मृदाएं हैं यानी कि मिट्टी है, दक्कन के पठारी क्षेत्र के उत्तरी पश्चिमी भागों में फैली हैं यानी कि पाई जाती हैं। ये मृदाएं लावाजनक सेलों से बनी हैं, यानी कि ये जो मृदा है, जो लावा है, उससे लावा के जो सेल हैं उससे बनी है। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारों में पाई जाती हैं। आंसर देखें। उसके बाद देखें, इसका निर्माण बहुत ही महीन मृत्तिका चीका पदार्थों से बना हुआ है, यानी कि इसका जो निर्माण है महीन मृत्तिका यानी कि चीका पदार्थों से बना हुआ है। इसमें अधिक नमी धारण करने की क्षमता है, यानी कि इसके अंदर अधिक नमी धारण करने की यानी कि प्राप्त करने की क्षमता होती है। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्व होते हैं, परंतु फास्फोरस की इसमें कमी होती है। गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती हैं और इनको जोतना कठिन हो जाता है, यानी कि गीला होने के बाद ये जो मिट्टी है वो चिपचिपी हो जाती है और ऐसे में जो है खेत को जोतना जो है मुश्किल हो जाता है। गर्म तथा शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, यानी कि गर्म मौसम में या फिर शुष्क मौसम के अंदर इन मृदाओं के अंदर दरारें आ जाती हैं, जिससे इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रित हो जाती है, यानी कि हवा जो है इसमें अच्छी तरह से मिल जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गेहूं की कृषि के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। भारत में इसके उत्पादन तथा वितरण पर नोट लिखें। आंसर देखें। तो तापमान, यानी कि गेहूं की खेती के लिए तापमान कितना चाहिए। आंसर देखें। गेहूं के लिए बोते समय 10 डिग्री से 15 डिग्री, यानी कि जब गेहूं बोते हैं उस समय पर जो टेम्परेचर है यानी कि तापमान है वो 10 से 15 डिग्री होना चाहिए, और पकते समय 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, यानी कि ये जो तापमान है गेहूं की खेती के लिए अच्छा है। वर्षा, इसके लिए 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। भूमि, गेहूं के लिए समतल भूमि उपयुक्त है, यानी कि समतल भूमि अच्छी रहती है। मृदा, गेहूं के लिए दोमट मिट्टी सबसे उत्तम है, यानी कि गेहूं के लिए जो दोमट मिट्टी है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। श्रम, गेहूं की कृषि में मशीनों का प्रयोग अधिक होने के कारण श्रम की आवश्यकता कम होती है, यानी कि मशीनों का ज़्यादा प्रयोग होता है गेहूं की खेती में, इसकी वजह से जो श्रम है यानी कि मजदूर है या फिर जो मेहनत है उसकी कम आवश्यकता पड़ती है, यानी कि मशीनों का उपयोग ज़्यादा है। वितरण, गेहूं उत्तर पश्चिमी भाग भारत के राज्यों जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक मात्रा में उगाया जाता है, यानी कि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के अंदर गेहूं सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। इन राज्यों के अतिरिक्त बिहार, राजस्थान, गुजरात तथा महाराष्ट्र में भी कुछ मात्रा में गेहूं उगाया जाता है। उसके बाद है उत्पादन। भारत में 1950 से 51 में गेहूं का उत्पादन 205.76 लाख टन हुआ था, यानी कि 50-51 में गेहूं का उत्पादन जो है 205.76 लाख टन हुआ था, तथा 2021-22 में 106.84 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हुआ था, यानी कि 21-22 के अंदर इतना गेहूं उत्पन्न हुआ था। उसके बाद ये मैप वाले क्वेश्चन है। मैप वाले क्वेश्चन जो है मैं आपको एक वीडियो के अंदर सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, तो
तो ये था आपका 10वीं कक्षा का सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर और उसका सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्योंकि मैं आपको सेट बी, सी और डी और 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले और मैप जो हैं ये सभी क्वेश्चन भी करवाऊँगा।